Hello student, welcome back to business studies class. Guys, as you all know, in last classes we completed some theories from chapter number 4, that is motivation and motivation based theory. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लासेस हुई हैं उन लास्ट क्लासेस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 जो बिजनेस स्टडीज़ का था जिसका नाम मोटिवेशन था, मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज को डिस्कस किया था, मोटिवेशन की कुछ टेक्निक्स थी उन टेक्निक्स को डिस्कस किया था, मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस किया था। आज के मॉड्यूल में आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 मोटिवेशन का लास्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विलियम्स औची जेड थ्योरी, यानी हमारे मोटिवेशन की एक लास्ट थ्योरी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसका नाम है जेड थ्योरी। और जेड थ्योरी हमें किसने दी थी? विलियम्स औची ने दी थी। देखिए, जो मैस्लो की थ्योरी थी वो एक ह्यूमन की नीड्स पे थी, जो हर्जबर्ग की थ्योरी थी वो 200 एम्प्लॉयज थे क्वेश्चन पूछ के उनके फीडबैक के बेसिस पे थी। एक्स एंड वाई जो थ्योरी थी वो उन लोगों के लिए थी जो काम करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं उनके बेसिस पे थी। आज की जो थ्योरी है वो दो देशों के मैनेजमेंट के कंपैरिजन पे बेस्ड है, यानी अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट का एक कंपैरेटिव स्टडी है और स्टडी को करने के बाद जो थ्योरी लिखी गई उसका नाम था जेड थ्योरी और इसको देने वाले कौन थे? आपके विलियम औची। एक्चुअल में क्या था, कुछ समय पहले या कुछ सालों पहले अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन के अंदर बहुत पीछे थी, यानी अमेरिकी जो लोग थे वो पीछे थे किसके कंपैरिजन में? जापानीज के कंपैरिजन। तो विलियम्स औची जो अमेरिकन से आते थे, सॉरी अमेरिका से आते थे, उन्होंने एक स्टडी की, उन्होंने कंपेयर किया कि यार अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन क्यों पीछे है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन से, उसके पीछे उन्होंने कारण जाना। तो उन्हें एक फैक्ट लगा कि जापानीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट, क्वालिटी और इफिशियंसी वाली बात है, वो अपने एम्प्लॉय पे विश्वास करते हैं, क्वालिटी पे ध्यान देते हैं और इफिशियंसी पे ध्यान देते हैं। तो उन्होंने उस स्टडी के बेसिस पे 5 पॉइंट बनाए, 5 पॉइंट्स के बेसिस पे उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि एम्प्लॉयज के साथ कौन कौन सी बातें हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाती है, जो उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर का कारण होती है। क्लियर है? पहला जो पॉइंट है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट से मतलब है बात हो रही है यहाँ पे स्टेबिलिटी की। तो अमेरिकन जो मैनेजमेंट था या अमेरिकन जो कंपनीज थी वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी नहीं देती थी, बट जो जापानीज कंपनीज थी वो अपने एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देने का काम करती थी। जैसे समझिए कहते, फॉर एग्जाम्पल एक रिसेशन का दौर आया, रिसेशन का दौर था, मंदी का दौर आया, मंदी का दौर जैसे भी कोरोना वायरस की वजह से मंदी का दौर आ गया, कंपनियां बंद हो रही है। तो अमेरिका में जब मंदी का दौर आता था या आता है आज भी, तो अमेरिकन क्या करते हैं, अपने यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें वो फ्रिक्वेंटली हटाना चालू कर देते हैं कि यार इन्हें हटाओ, कम लोगों से ज्यादा काम करवाओ और अपना काम इस तरीके से करो। अब वो एक चीज बताओ, जब रिसेशन का दौर है और आप उन्हें जॉब से हटा रहे हो तो सीधी सी बात है उनके लिए मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर न्यू जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी कम है, यानी अब उनको नई जॉब मिलने के चांसेस भी यहाँ पे कम है। बट जापानीज ऐसा नहीं करते थे। जापानीज क्या करते थे, जब रिसेशन का टाइम आता था, मंदी का दौर आता था, उस वक्त वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने एम्प्लॉयज को जॉब पे रखते थे। हाँ, वो उनके वर्किंग आवर्स को और उनके पेमेंट को क्या कर देते थे, कम कर देते थे। यानी वर्किंग आवर्स, जब काम आप 8 घंटे कर रहे हो तो उसे 6 घंटे कर देते थे, थोड़ा पेमेंट को भी कम कर देते, उन्हें जॉब से नहीं हटाते थे। यार जॉब से हटा दोगे तो कहाँ जाएंगे वो, कहीं दूसरी कंपनी में तो जॉब है ही नहीं। तो एक एम्प्लॉय क्या करता था, कम पैसे में कम देर के लिए काम करना पसंद करता था और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो ट्रस्ट है वो बना रहता था कि यार कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे जब मंदी का दौर आया तो मुझे जॉब से नहीं हटाया गया, मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करूंगा, मैं इनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पूरे कमिटमेंट। तो उसके लिए क्या था, एक मोटिवेशन था जो अमेरिकन नहीं दे पा रहे थे। क्लियर है? जो अमेरिकन नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद है स्लो इवेल्युएशन एंड प्रमोशन। अब इस स्लो इवेल्युएशन और प्रमोशन का मतलब क्या है? जो एम्प्लॉयज अमेरिकन मैनेजमेंट में थे उनका इवेल्युएशन क्या है, फास्ट होता था, फ्रिक्वेंटली होता था, बट जापानीज अपने एम्प्लॉयज का इवेल्युएशन स्लो करते थे और देन उनका प्रमोशन करते थे। अब अमेरिकन क्या करते थे, अमेरिकन जो है फॉर एग्जांपल किसी टीम ने काम किया और एक इंडिविजुअल का काम अच्छा लगा तो वो क्या करते थे, इंडिविजुअल को प्रमोशन दे देते, यानी इंडिविजुअली किसी को जज करके उसका इवेल्युएशन लगा के उसको आगे प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज दे देते थे। मगर जापानीज कभी ऐसा नहीं करते थे। जापानीज क्या करते थे, पूरे टीम वर्क देखते थे, पूरी टीम का काम देखते थे और फिर पूरी टीम को कोई बड़ा प्रोजेक्ट देके उनका प्रमोशन करके उन्हें आगे बढ़ाते थे। तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बेनिफिशियल था जापानीज एम्प्लॉयज के लिए, जो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता था। कैरियर पाथ, अमेरिकन जो है वो कैरियर पाथ यानी कैरियर एडवांसमेंट के मौके उन्हें कम देते थे। जापानीज जब सब कुछ चीजें धीरे धीरे देख रहे हैं, धीरे धीरे प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयज को स्पेशलाइजेशन भी दे रहे हैं
उसके प्रमोशन भी उस तरीके से, तो कैरियर पाथ, कैरियर के बनाने के मौके बहुत ज्यादा आपको जापानीज मैनेजमेंट के थ्रू मिलते थे। तो कंपैरिजन चल रहा है विलियम्स आउची के अकॉर्डिंग अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट में वहां की कंपनियों के बीच में। एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी, अमेरिकन कभी भी ह्यूमैनिटी पे ध्यान नहीं देते थे, उन्हें एम्प्लॉयज से, सोशल रिलेशन से या उनके जो जरूरतें हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी वो वांट्स हैं, नीड्स हैं, उससे कोई लेना देना नहीं था। बट जो जापानीज मैनेजमेंट या जापानीज मैनेजमेंट में जो कंपनियां थी, वो कंपनियां अपने एम्प्लॉय की सोशल नीड पे, उनकी जरूरतों पे, उनकी इच्छाओं पे, सब पे ध्यान देती थी। वो जापानीज मैनेजमेंट का ही पार्ट होता था। क्लियर है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, अमेरिकन में ये बिल्कुल भी नहीं था। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वहां टॉप प्रायोरिटी में 5-6 लोग चुन रखे हैं आपने, वो डिसीजन लेते हैं और डिसीजन को सबको फॉलो करना है। बट जापानीज के अंदर जो डिसीजन है, वो डिसीजन लोगों के बीच में शेयर होता था, एम्प्लॉयज से राय मशवरा किया जाता था, उसके बाद ही क्या लिया जाता था, डिसीजन लिया जाता था। समझ आया? बात क्या थी? विलियम्स आउची की जेड थ्योरी है, मोटिवेशन की लास्ट थ्योरी है। तो जापानीज को इतना कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, किसकी फॉर्म में? लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में, स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन की फॉर्म में, कैरियर पाथ मिल रहे हैं, ह्यूमैनिटी का ध्यान दिया जा रहा है, डिसीजंस में उनसे राय ली जा रही है। अमेरिकन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो विलियम्स आउची ने यही स्टडी की कि हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट बीट द जापानीज चैलेंजेस, कैसे अमेरिकन मैनेजमेंट जापानीज चैलेंजेस को बीट कर सकता है। तो उन्होंने स्टडी करने के बेसिस पे ये 5 पॉइंट लिए और 5 पॉइंट्स के आधार पे हम लोगों को ये बताया कि देखिए अमेरिकन ये गलतियां करते थे, जापानीज ये गलतियां नहीं करते थे। क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को मोटिवेशन वाला चैप्टर कंप्लीट समझ आया होगा, जिसमें हमने मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, हमने जिसमें मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, वहाँ पे मोटिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंस थे, इंपॉर्टेंस हम लोगों ने डिस्कस की, टेक्निक्स जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल थी उन्हें हमने डिस्कस किया, मोटिवेशन की 4 थ्योरी जो मैस्लो ने दी, हर्जबर्ग ने दी, एमसी ग्रेगर ने दी, एक्स एंड वाई, और विलियम्स आउची की जेड थ्योरी को हमने डिस्कस किया। ओके, इसी के साथ आपके बीएसटी के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 3 मैनेजमेंट पे थे, 1 मोटिवेशन पे था। नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसमें हम बीएसटी का चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम लीडरशिप है। और लीडरशिप और मोटिवेशन दोनों ही डायरेक्टिंग के पार्ट थे, और हमारे 5 चैप्टर जो मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी यूनिट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम यूनिट नंबर 2 शुरू करेंगे, जो हमारी सेल्स पे है, मार्केटिंग पे है, एडवर्टीजमेंट पे है, प्रमोशंस पे हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो 5 चैप्टर मैनेजमेंट पे हैं, 4 आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आने वाली 2 क्लासेस के अंदर लीडरशिप भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 1 बिजनेस स्टडीज की कंप्लीट हो जाएगी पूरे टॉपिक्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।